आज मैं प्रोफेसर रमा, प्राचार्य, हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, आप लोगों से मैं साहित्य, सिनेमा और समाज, इन तीनों में क्या अंतः संबंध है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन व्याख्यान श्रृंखला के पहले भाग में हम साहित्य और सिनेमा पर चर्चा करेंगे। आज के इस व्याख्यान के मित्रों, जो प्रमुख बिंदु रहेंगे कि सिनेमा क्या है, साहित्य क्या है, साहित्य और सिनेमा का अंतः संबंध क्या है। मुझे लगता है कि इन तीनों बिंदुओं पर चर्चा करने के पश्चात हम लोग किसी निष्कर्ष पर अवश्य पहुंच जाएंगे। सिनेमा के बारे में आप सब लोग बातचीत करते रहते हैं, आप सिनेमा देखते भी हैं। कभी कभी सिनेमा आपको बहुत प्रभावित करता है और मुझे लगता है कि कोरोना काल में हम सब लोगों ने जो साक्षात सिनेमा होता है उसको हम सब ने कहीं ना कहीं मिस किया है। क्या मित्रों, कभी आपके मन में यह प्रश्न जागृत हुआ कि जो सिनेमा हमें इतना आकर्षित करता है, आखिर वह सिनेमा है क्या? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिनेमा क्या है। दरअसल कला की जो भारतीय अवधारणा है बहुत ही समृद्ध रही है। इतिहासकार भगवत उपाध्याय लिखते हैं, ललित आकलन कला है। कालिदास ने ललिता कला विधे का जो रघुवंश में उल्लेख किया है वह इसी प्रसंग में है। अभिराम अंकन, चाहे वह वाग्विलास के क्षेत्र में हो, चाहे राग रेखाओं में, चाहे वास्तुशिल्प में, वह कला है। यानी प्रकृति जो देती है वह कलाकार नहीं देता, न कलाकार प्रकृति का यथावत रूपायन करता है। दरअसल यह काम छाया शिल्पी या फोटोग्राफर का है। कला प्रकृति को अपनी दृष्टि से देखती है। कलाकार दृश्य में बैठकर प्रायः उसे एकीभाव होकर देखता है, सिरजता है। वह प्रकृति को अपनी तुलिका, छेनी अथवा लेखनी से अद्भुत संवार भी देता है। और जब वह अद्भुत तरीके से संवारता है तो भारतीय कला की भूमिका, जिसमें उपाध्याय भगवत शरण पृष्ठ 1 पर लिखते हैं कि नंगी प्रकृति स्थिति में कलावंत जो अपने माध्यम से अंतर डाल देता है वही कला है। यानी प्रकृति रात बनाती है, कलावंत दीप बनाता है। इस तरह से कला की प्रारंभिक निर्मितियों पर निहार रंजन राय बहुत ही सटीक लिखते हैं। वे कहते हैं, कला मानवीय क्रिया के उपज की, एक दिमाग की उसकी ऐसी उपज है जिसे मनुष्य और उसका समाज धार्मिक तथा लौकिक दोनों प्रकार के अनेक उद्देश्यों के लिए समय समय पर प्रयोग में लाता था। और जब हम समय की बात करते हैं तो भारत के परंपरागत लौकिक जीवन में यह सामाजिक, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई जाती थी, लेकिन विशेष रूप से सामाजिक और व्यक्तिगत आनंद और मनोरंजन के लिए उसका इस्तेमाल होता था। फिर चाहे उद्देश्य धार्मिक हो या लौकिक, किंतु इतना स्पष्ट है कि मनुष्य को कला के रूप में एक ऐसा प्रभावशाली माध्यम मिल गया जिससे वह अपनी इंद्रियों और संवेदनाओं को सुख दे सकता था। इस वजह से मनुष्य ने पाया कि इसके अतिरिक्त कला मानव मस्तिष्क और कल्पना को शिक्षित, प्रभावित और अनुकूलित करने का भी प्रभावशाली साधन है। दरअसल कला द्वारा मस्तिष्क और कल्पना को
शिक्षित करने का अर्थ ऐसे मस्तिष्क का निर्माण करना है जो मानवता के बेहतरीन सोपानों को पार करे, जहाँ से मनुष्य संकुचित विचारों से ऊपर उठ सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो कलाकार होता है वह अपनी कला के द्वारा मानवता के बेहतरीन आयाम प्रस्तुत करता है, और कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो कलाकार होता है वह संकुचित विचारों से ऊपर उठ जाता है, यानी उसके विचार संकीर्ण नहीं होते, वह मानवता को व्यापक परिवेश में देखता है। और जब हम बात करते हैं सिनेमा की, तो सिनेमा आज एक कला के रूप में सर्वमान्य हो चुका है, जिसकी एक लंबी प्रक्रिया चली, जिसमें पश्चिम के सिने सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सिनेमा को कला के रूप में प्रतिष्ठित करने में पश्चिम और पूर्व के मिले जुले प्रयासों की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रारंभिक चरण में सिनेमा को कला के रूप में देखना केवल एक फिल्म सराहना मानी जाती थी। यह क्रम 50वें दशक के पूर्वार्ध तक चलता रहा। आज लगभग 100 वर्षों से सिनेमा हमारे साथ है, क्योंकि सिनेमा अपने 100 वर्षों का इतिहास पूरा कर चुका है। और 100 वर्षों का इतिहास कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं होता। 100 वर्षों की यात्रा, लंबी यात्रा किसी भी कला के लिए नहीं मानी जा सकती है, लेकिन इन 100 वर्षों में सिनेमा ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। इसलिए जो उसका 100 वर्षों का इतिहास है, बड़ा ही अपनी ओर आकर्षित करने वाला इतिहास है। निश्चय ही इस दौरान कई रूप से सिनेमा ने अपने लिए एक शास्त्रीय कला विधा के रूप में जगह बना ली है, क्योंकि अब केवल सिनेमा देखने और दिखाने का ही काम नहीं करता, बल्कि समाज में, विशेषकर साहित्य में वह एक प्रमुख कला विधा के रूप में उभरा है। इसीलिए उसने एक विशेष जगह भी बना ली है। अन्य कलाओं की तरह सिनेमा भी देश काल, सामाजिक संरचना और व्यक्ति की समस्याओं से सीधे जुड़ा रहता है। आज हम जो सिनेमा देखते हैं वह कोई चमत्कार या क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है, बल्कि सिनेमा की खोज एक लंबे वैज्ञानिक आविष्कार का नतीजा है। पिछले लगभग 150 वर्षों में इस समाज, सभ्यता तथा संस्कृति के साथ कई चीजें जुड़ी हैं। इन नई चीजों में समाज, संस्कृति तथा सभ्यता को गहराई से प्रभावित करने वाले दुनिया के सर्वाधिक बड़े और अनूठे कला माध्यमों से सिनेमा का जुड़ना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सिनेमा दरअसल बृहत्तर स्तर का संप्रेषण है। आप देखते हैं कि सिनेमा बहुत व्यापक स्तर पर संप्रेषण का एक सफल माध्यम बनता जा रहा है। आधुनिक समय में सिनेमा संप्रेषण का इसीलिए सशक्त माध्यम माना जाता है। संप्रेषण चेतना फैलाता है। मित्रों, इसका अर्थ है कि संप्रेषण समाज के पुराने मूल्यों में परिवर्तन करके समय के अनुरूप सामाजिक मूल्य को समकालीन ज्ञान के मुताबिक रखता है। इसीलिए सिनेमा संप्रेषण का एक प्रकार है। अगर हम इसके पूरे बनने की प्रक्रिया को देखें तो समाज एक मूल्य तय करता है। यह मूल्य समाज के वर्तमान ज्ञान के सापेक्ष होता है, जिसकी शिक्षा के जरिए समाज का विकास किया जाता रहा है। समाज में ज्ञान के विकास के लिए ही किसी प्रकार के ज्ञान का सहारा लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कक्षा में कोई शिक्षक किसी विषय में विद्यार्थियों को बताता है, विद्यार्थी उसे सुनकर समझ रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि शिक्षक द्वारा ज्ञान को संप्रेषित किया जा रहा है। शिक्षा के माध्यम से ही ज्ञान को समाज तक पहुंचाया जाता है। अब चूंकि आज हम बात कर रहे हैं कि सिनेमा और साहित्य में क्या संबंध है, सिनेमा के बारे में हमने जाना कि वह इस समय संप्रेषण की
एक महत्वपूर्ण कला है, तो इसके पश्चात प्रश्न उठता है कि आखिर साहित्य क्या है। मित्रों, हम सब जानते हैं साहित्य का अर्थ समाज के हित में लिखा गया साहित्य माना जाता है। संस्कृत में साहित्य के लिए वाङ्मय शब्द का प्रयोग होता है। साहित्य के विद्वानों का मानना है कि भाषा द्वारा जो भी अभिव्यक्त हो अथवा कहा गया हो वह साहित्य है। साहित्य का प्रारंभिक रूप काव्य है और प्रारंभ में काव्य को ही साहित्य कहा गया। संस्कृत में साहित्य की परिभाषा में कहा गया है शब्दार्थो साहित्यो काव्यम, अर्थात यहाँ शब्द और अर्थ के साथ भाव की आवश्यकता हो उसे साहित्य कहते हैं, क्योंकि साहित्य में शब्द, अर्थ और भाव तीन महत्वपूर्ण चरण होते हैं। इसलिए कभी कभी यह भी कहा जाता है कि साहित्य में हमेशा शब्द, अर्थ और भाव में सामंजस्य होना चाहिए। जहाँ पर इन तीनों में सामंजस्य नहीं होता उसे हम उत्कृष्ट साहित्य नहीं कहा करते। आचार्य विश्वनाथ ने अपने बहुचर्चित ग्रंथ साहित्य दर्पण में साहित्य की व्याख्या की है। बल्कि मैं अपने सभी विद्यार्थियों से कहना भी चाहती हूँ कि यदि आपने साहित्य को अच्छे से समझना हो, साहित्य की सार गर्भित व्याख्या आपने जाननी हो, तो आप आचार्य विश्वनाथ जी का साहित्य दर्पण अवश्य ही पढ़ने का कष्ट करें। हिंदी के प्रथम आलोचक के रूप में विख्यात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने भी साहित्य की अनेक तरह से परिभाषाएं दी हैं। प्लेटो का मानना है कि साहित्य अज्ञान जन्य होता है, साहित्य जीवन से दूर होता है, क्योंकि भौतिक पदार्थ स्वयं ही सत्य की अनुकृति है। फिर साहित्य तो भौतिक पदार्थों की अनुकृति होता है, अतः वह अनुकरण का अनुकरण होता है। साहित्य शुद्ध मानवीय वासनाओं से उत्पन्न होता है और शुद्ध वासनाओं को उभारता है, अतः वह हानिकारक होता है। साहित्य मूलतः सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। प्रेमचंद ने कहा कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, यानी राजनीति साहित्य के पीछे नहीं चलती, बल्कि साहित्य राजनीति के आगे रहता है। समाज में घटित घटनाओं को शब्दबद्ध कर उसकी संवेदना जनता के सामने लाना भी साहित्य है। यह कहना गलत ना होगा कि साहित्य समाज का दर्पण है, यानी साहित्यकार समाज में जो देखता है वह उसे अपनी रचना में उतारता है, क्योंकि अंततोगत्वा साहित्यकार भी तो समाज में ही रहता है। जिस समाज में वह रहता है, जिस समाज में वह जीवन जीता है, उसके साहित्य पर उसका प्रभाव पड़ना, उसके साहित्य में वह दर्पण के रूप में आ जाना बड़ा ही स्वाभाविक है। अब साहित्य पर हमने चर्चा की, सिनेमा पर चर्चा की। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या साहित्य और सिनेमा का कोई आपस में संबंध है, इनमें कोई अंतः संबंध है या नहीं। तो साथियों, साहित्य और सिनेमा समाज की अभिव्यक्ति के दो बड़े सशक्त माध्यम हैं। साहित्य और सिनेमा अपने ढंग से समाज को प्रभावित करते हैं। सिनेमा साहित्य की अपेक्षा एकदम नई विधा है, क्योंकि साहित्य तो जब से मनुष्य समाज में आया उसने साहित्य का निर्माण किया, लेकिन उसके आगे सिनेमा की यात्रा तो
अभी बहुत छोटी सी यात्रा उसने की है। मैंने अभी आपको बताया था कि सिनेमा की कुल उम्र लगभग 150 वर्ष भी नहीं है, जबकि साहित्य की आरंभिक समयावधि को चिन्हित करना कठिन है। दरअसल सिनेमा की बुनियाद साहित्य ही है। साहित्य के बिना सिनेमा संभव ही नहीं है, क्योंकि सिनेमा का भी अपना एक अलग तरह का साहित्य होता है। कहा जाए तो सिनेमा की पहली प्रक्रिया ही साहित्य से आरंभ होती है। साहित्य और सिनेमा दोनों की बुनियाद में सामाजिक परिवर्तन है। दोनों की भूमिका बराबर है, लेकिन साहित्य की अपेक्षा सिनेमा की पहुंच अधिक लोगों तक है। साहित्य को केवल शिक्षित वर्ग ही पढ़ता है, लेकिन सिनेमा कोई भी देख सकता है। साहित्य और सिनेमा में चोली दामन का साथ है। संतोष कुमार ने अपने लेख साहित्य और सिनेमा एक वैचारिक दृष्टिकोण में लिखा है कि सिनेमा और साहित्य सदैव से दोनों भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जीती जागती तस्वीर रहे हैं। इन दोनों ने समय समय पर सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्ति देने की पूरी कोशिश की है। दरअसल प्रारंभ से ही साहित्य सामाजिक अन्याय के विरोध पीड़ित जनता के लिए सहारे की लाठी रहा है। साहित्य ने जहां आम आदमी के संघर्ष, महानगरीय जीवन की विसंगतियों, स्वतंत्रता से मोहभंग तथा मजदूर, किसान और विधवाओं पर हो रहे अत्याचार व शोषण को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया है, तो वहीं सिनेमा ने इसे कलात्मकता के साथ साथ मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत किया है। इसीलिए साहित्य और सिनेमा में एक विशेष संबंध माना जाता है। हालांकि साहित्य और सिनेमा दोनों ही अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और दोनों कलाएं भी हैं, लेकिन फिर भी दोनों में बुनियादी अंतर भी है। जब किसी साहित्यिक विधा पर किसी फिल्म का निर्माण होता है तो उसकी अपने कुछ सीमाएं भी उसमें आ जाती हैं। लिहाजा कई बार साहित्यिक कृति पर बनी फिल्म साहित्य के मूल से बिल्कुल अलग हो जाती है। हिंदी सिनेमा ने साहित्य से बहुत कुछ लिया है। बांग्ला और हिंदी साहित्य की कई महत्वपूर्ण कृतियों पर फिल्म निर्माण हुआ। आरंभिक समय में हिंदी साहित्य के विख्यात कथाकार प्रेमचंद की कृतियों पर अजंता मूवीटोन कंपनी ने फिल्म बनाने का आमंत्रण दिया, जो कि उनकी साहित्यिक लोकप्रियता के कारण था। प्रेमचंद की कहानियों पर मोहन भवनानी के निर्देशन में मिल मजदूर बनी, जो उनकी कहानी मजदूर पर केंद्रित थी। निर्देशक ने छूट लेते हुए फिल्म का निर्माण किया, जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आया। अपनी कहानी के साथ व्यावसायिक नजरिया होते व्यवहार ने उन्हें बहुत दुखी किया। उस समय अंग्रेजों का वर्चस्व था। उन्होंने भी फिल्म को काफी काट दिया, जिससे उसकी मूल संवेदना ही समाप्त हो गई। इतना ही नहीं, किन्हीं कारणों से फिल्म मुंबई में प्रतिबंधित भी कर दी गई। बाद में पंजाब में यह फिल्म गरीब मजदूर के नाम से प्रदर्शित हुई। दरअसल प्रेमचंद से जो साहित्यिक विधाओं पर फिल्म बनना शुरू होता है, जीवन से आर्थिक संघर्ष करने के बावजूद प्रेमचंद ने फिल्म से अपना रिश्ता खत्म कर लिया। उनके जीवन के अंतिम समय में उनकी कृतियां नवजीवन और सेवा सदन पर फिल्में बनी, जो कि मित्रों बुरी तरह से असफल हुईं। उनकी मृत्यु के पश्चात 1941 में AR कारदार ने उनकी कहानी त्रिया चरित्र पर स्वामी नाम की फिल्म बनाई, लेकिन दुर्भाग्य से वह भी चली नहीं। 1946 में उनके बहुचर्चित उपन्यास, मित्रों मैं मान के चलती हूँ कि हम में से सभी लोगों ने प्रेमचंद का रंगभूमि पढ़ा ही होगा,
तो 1946 में जब उस पर फिल्म बनी, जिसका बहुत ही बुरा हाल हुआ, फिल्मों की लोकप्रियता ने कई साहित्यकारों को फिल्मों की तरफ खींचा। सिनेमा ने सभी को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया। सिनेमा ने साहित्य और के अनेक मनीषियों को अपनी ओर खींचा। पंडित बेताब, मुंशी प्रेमचंद, जोश मलिहाबादी, पंडित सुदर्शन, सादत हसन मंटो, कृष्ण चंद्र, कैफी आजमी, जावेद अख्तर, राजेंद्र सिंह बेदी और गुलजार जैसे खालिस साहित्यिक व्यक्तित्व सिनेमा में अभिव्यक्ति के नए आयाम खोजने गए, पर दुर्भाग्य से अधिकतर के हाथ निराशा ही लगी। दरअसल सिनेमा पूरी तरह से एक व्यावसायिक माध्यम है और उसके सिद्धांत लेने में अधिक और देने में कम ही आधारित होते हैं। एक और बात ध्यान देने की है मित्रों कि सिनेमा त्वरित और सहज लोकप्रियता के लिए रचा जाता है। यह भी एक वजह थी कि गंभीर साहित्यिक लेखक इस माध्यम से अपना सामंजस्य नहीं बनाए रख सके। प्रेमचंद की साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनी, लेकिन अति आदर्शवादी विषय के कारण सफल नहीं हो सकी। 80 के दशक में विख्यात फिल्मकार सत्यजीत रे ने उनकी कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर इसी नाम से फिल्म बनाई, जो कि बहुत सफल भी हुई। यह सत्यजीत रे की फिल्म निर्माण की अद्भुत कला का ही परिणाम था कि प्रेमचंद की कहानी पर बनी यह फिल्म बहुत सफल हुई और आलोचकों ने भी इसे बहुत सराहा। रे की फिल्म कला की समझ की गहराई और समझने के लिए ये पंक्तियां देखी जा सकती हैं, जिसमें कहा गया है कि सत्यजीत राय में आप वर्णात्मक और व्याख्यात्मक शास्त्रीयता पाते हैं। यह उनकी दृष्टि की शास्त्रीयता है। इसी वजह से किसी तरह की असंबद्धता या व्यक्तिक्रम आपको उसमें शायद ही मिले। उनके काम में गहरा अनुशासन है। यह भी स्मरण रखना जरूरी है कि वे अधिकांश फिल्मों में साहित्य को सिनेमा में बदलते हैं। यह बहुत कठिन काम है। वसुधा 81 की अंक पृष्ठ 382 में लिखा गया है कि आप साहित्य में कथा लेते ही पाठकों, समीक्षकों और उन आलोचकों के दायरे में आ जाते हैं जो उस भाषा के हैं। प्रेमचंद के बाद उपेंद्रनाथ अश्क, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा और पांडे बेचन शर्मा उग्र जैसे मंझे हुए साहित्यकार भी फिल्म लेखन में उतरे। उपेंद्रनाथ अश्क किशोर साहू के साथ मिलकर फिल्म लिखने लगे, लेकिन किशोर साहू को छोड़कर सभी वापस आ गए। किशोर साहू कहानियां और नाटक लगातार लिखते थे। 3 कहानी संग्रह प्रकाशित भी हो चुके थे। 1941 में भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर केदार शर्मा ने इसी नाम से फिल्म बनाई, जो सफल रही। चित्रलेखा की सफलता के बाद भी साहित्यिक कृतियों पर फिल्म बनाने का कार्य गति नहीं पकड़ सका। साहित्यिक कृतियों पर बनी आरंभिक फिल्मों की असफलताओं ने निर्माताओं और निर्देशकों को बहुत ही निराश किया। यह सच है कि साहित्यिक कृतियों पर बनी फिल्मों ने व्यावसायिक सफलता प्राप्त नहीं की, जो कि सिनेमा निर्माण की पहली शर्त है, लेकिन संवेदना और चरित्र ने कुछ ऐसी अमिट छाप छोड़ दी जिसे वर्षों भुलाया नहीं जा सकता। अंततः कहा जा सकता है कि साहित्यकार फिल्मों में जाकर भले ही इतने सफल ना रहे हों, लेकिन जब जब सिनेमा ने साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाई हैं तो एक नई रचनात्मक लोक की सृष्टि की है। प्रेमचंद ने गोदान पर बनी फिल्म को छोड़ दें तो रेणु की कहानी पर बनी तीसरी कस्म ने दुनिया को कई अमर पात्र दिए हैं। महाश्वेता देवी की कहानी पर बनी रुदाली के दृश्य अविस्मरणीय हैं। विमल मित्र के उपन्यास पर बनी साहब बीबी और गुलाम, टैगोर की कहानी नष्ट नीड़ पर सत्यजीत राय की फिल्म चारुलता सृजन के नए आयामों को तलाश करती है। इस प्रकार कहा जा सकता है
कि सिनेमा और समाज का गहरा संबंध है। सिनेमा समाज से ही प्रभावित है और समाज में रहने वाले लोग भी सिनेमा से लगातार प्रभावित होते हैं। भारत में सिनेमा सबके मन को छूने की क्षमता रखता है, वह इसलिए कि हमारे अंदर दबी भावनाओं, इच्छाओं और आशाओं से मेल खाता है। सिनेमा के पर्दे पर जनमानस अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपनी खुशी व गम को देखते हैं और उसमें डूब जाते हैं। मुझे लगता है कि आज आपको अवश्य ही सिनेमा और साहित्य का जो एक संबंध है, उस संबंध की जानकारी प्राप्त हुई होगी और हम अंत इसी बात पर करते हैं कि सिनेमा और साहित्य में अंतः संबंध था, है और हमेशा रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते।